లోక్సభ సమావేశాన్ని లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. श्री विवेक नारायण शेजवेलकर तो मान्य केवल क्वेश्चन का नंबर बोलिए प्लीज ओनली. हाँ मान्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर डिटेल. आप केवल क्वेश्चन नंबर बोलिए पहले. क्वेश्चन नंबर 102 स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल. नो प्लीज आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मंत्री जी का. बहुत विस्तृत जवाब उन्होंने दिया है. पर एक पूरक प्रश्न के रूप में मैं पूछना चाहता हूं. ये अच्छा संकेत है कि नए युवा निवेशक आईपीओ के माध्यम से स्टार्टअप व अन्य कंपनियों में उत्साह से निवेश कर रहे हैं. ये देखा गया है कि जब ये शेयर लिस्टिंग के स्टेज पर आते हैं तो इन निवेशकों को कई बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है. इसका ताजा उदाहरण पेटीएम का आईपीओ है. क्या इन उत्साही निवेशकों के इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए सेबी आईपीओ के लिए अनुमति देने के पूर्व सघन छानबीन करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी? ऑनरेबल मिनिस्टर. Sir, first of all, this impression that 197 communication जो पेटीएम का है उसमें नुकसान हुआ, ऐसे नुकसान नहीं हुआ सर. दैट इज ऑल्सो सब्सक्राइब मोर देन व्हाट दे वेंट फॉर. वैसे आईपीओ हो कुछ और फॉरवर्ड ऑफर भी हो, उसमें सेबी पूरे मॉनिटरिंग करती है. इसीलिए नुकसान आईपीए के द्वारा अभी तक रिकॉर्ड में ऐसे नहीं है. सेकंड सप्लीमेंट्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार की नीतियां मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को नए उद्यम विस्तार हेतु पूंजी जुटाने के लिए प्रोत्साहित करने में विफल रही हो. सरकार उनकी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए क्या कार्रवाई कर रही है? प्लीज सर, आईपीओ हर एक सेक्टर में हो रही है. ये नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज का आईपीओ हो रही है. उदाहरण के लिए 21-22 में मैं जवाब में भी ये बात रखी हूँ, 61 आईपीओ हुआ है जिसमें आईटी कंपनीज के अलावा जितने भी है उसका विवरण दिया गया है. वैसे ही 21-22 में भी 57 कंपनीज है. इसमें भी बहुत सारे एमएसएमई भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी है. 56 एंटिटीज आईपीओ में गए 2021 में, उसमें से 27 एमएसएमई है जो मैन्युफैक्चरिंग में भी भाग लिया. सिमिलरली 61 कंपनीज आईपीओ में गए 21-22 में, उसमें से 34 एमएसएमई है, स्मॉल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का भी लिस्ट में जोड़ा गया. सो पूरे के पूरे आईपीओ में जो गए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी है. इसके अलावा माननीय सदस्य का क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए पीएलआई स्कीम हमने अनाउंस किया है, जिसकी वजह से आज भी देश में मैन्युफैक्चरिंग का इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन के कारण अभी ज्यादातर हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में. इसलिए सरकार बहुत सारे कदम उठाया. पैंडेमिक के दौरान भी इमरजेंसी लिक्विडिटी क्रेडिट गारंटी स्कीम हमने लॉन्च किया. उसमें कम से कम 1.5 लाख करोड़ तक डिस्बर्समेंट का भी हो गया है. एडिशनली 1.5 लाख उससे हम जोड़ रहे हैं, मतलब 3 lakh crores were given initially. Now it's added by 1.5 lakh crores. So the ECGLS scheme, which was launched during the pandemic, is now expanded to the level of 4.5 lakh crores. More than that, 20,000 crores have been given in the name of subordinate debt relief for manufacturing units of MSME. उससे भी बहुत सारे एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग में जो है उनका सपोर्ट आया है. इन्वेस्टर चार्टर भी हमने वी आर ब्रिंगिंग इट आउट, जिससे इंटरेस्ट इन इन्वेस्टर्स हैव गॉन अप. सेबी इज टेकिंग ऑल द स्टेप्स. एमएसएमई का डेफिनेशन को रिवाइज किया, जिससे एमएसएमई भी इन्वेस्टमेंट लिमिट
में बेनिफिट कर सकते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट सर, गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स को हमने बदला जिससे 200 करोड़ से कम वाले रिक्वायरमेंट, परचेज रिक्वायरमेंट का रूल्स बदलने के कारण ग्लोबल टेंडर में हम जाते नहीं है, भारत देश में ही उसका प्रोक्योरमेंट हो रही है, जिसका मतलब है एमएसएमई इसमें भाग ले सकते हैं जो पहले नहीं था. श्री मनीष तिवारी जी. Thank you, Mr. Chairperson, sir. Mr. Chairperson, sir, I would like to ask the Honorable Minister, in the January of 2020, when the Standing Committee of Finance had visited the National Stock Exchange and the other trading platforms, we were informed that these trading platforms are regularly subject to cyber attacks which are warded off. My question to the Minister is that since thousands of crores of transactions take place every day on these electronic platforms, and in the October of 2020, we saw as to how the power grid in Mumbai was targeted by a cyber attack. Would the Minister like to inform the House that whether these trading platforms have been classified as critical infrastructure from the point of view of the cyber domain, and what steps the government has initiated in order to harden the defenses of these trading platforms? मंत्री जी. So the honorable member has raised a very important issue which relates to the cyber security of most of our critical infrastructure which takes care of banking and other payment related matters. I'm glad to know, I have also heard it earlier, that the standing committee and the honorable member has gone and visited these places. I have also subsequently gone, even after the lockdown of COVID was lifted, to ensure that the mechanisms for safeguarding the digital network of the stock market, digital network of the related activities are all protected so that hacking or any kind of interruptions don't take place. I can assure that member that many steps have been taken by all the concerned institutions. There are very many checks and balances and plan Bs which are in place, as a result of which I feel that there are measures being taken timely. They are also being taken by institutions with periodic trial and error kind of a method. Checking up is happening. I am assured by the SEBI, NSE and also the BSE that they are taking all kinds of precautions. The platforms are declared. For the particular question that the Honorable Member Manish Tiwari raised, the NSE and the BSE platforms are declared